ऐसे मौके पे ही आपकी कोवर्ट एक्शन की जो एजेंसीज हैं उनको पूर्ण रूप से टास्क करना चाहिए, इनको एलिमिनेट करने को। ये बड़े बड़े सरगना जो इतनी देर से हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं, ये हम अगर अमेरिका ने वहां करके दिखाया है, कोई शक नहीं है कि हम सब पैरोकारी इसकी करते हैं, लेकिन भारत सरकार ऐसा करती हुई दिखाई नहीं देती है। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं भरत, लेकिन हम इस सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे कि जो इस किताब में लिखा है, जो मुख्य बात निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के परमाणु षड्यंत्र को चलाने के लिए, उसे फंड करने के लिए दाऊद इब्राहिम पैसे इकट्ठा कर पाकिस्तान सरकार को दिया करता था। यह खुलासा पहली बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों के लिए पैसे का इंतजाम दाऊद इब्राहिम करता है तो जाहिर सी बात है इसके बाद दाऊद इब्राहिम की अहमियत पाकिस्तान में बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ तो आप कोई कार्रवाई कभी सोच ही नहीं सकते। दाऊद इब्राहिम अपना कुछ हिस्सा पैसा पाकिस्तान सरकार को देता होगा, लेकिन पाकिस्तान सरकार सिर्फ उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सक्षम हो गई। ये अपने आप में मेरे ख्याल से दाऊद इब्राहिम के साथ ज्यादती की जा रही है। उनकी इतनी बड़ी औकात नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए बहुत पैसा लगता है जी। सऊदी अरेबिया ने बहुत पैसा दिया है क्योंकि इसको इस्लामिक बॉम्ब कहा गया था। और दाऊद इब्राहिम का जो रोल है, वो पैसा देते होंगे, सरकार ने पाकिस्तान के उसको अलग अलग जगह इस्तेमाल किया होगा, पर जो मेन रोल दाऊद इब्राहिम का है वो है एक्टिंग एज अ कंड्यूट, कि हवाला से पैसा कहां पहुंचना है, कहां ट्रांसफर होना है। उसके क्रिमिनल गैंग्स पूरे एरिया में फैले हुए हैं अलग अलग देशों में, कि हाउ टू ट्रांसफर दैट मनी, या कोई सीक्रेट आनी है वापस पाकिस्तान में, उसको कैसे कोरियर वापस लाएगा, कौन लाएगा, क्योंकि बहुत स्टीलिंग ऑफ न्यूक्लियर फैक्ट्स करी है पाकिस्तान ने, AQ खान ने भी करी है, दूसरे लोगों ने भी करी है। तो बहुत सारी इसमें चीजें इन्वॉल्व हैं, और इसमें जो गल्फ कंट्रीज का पैसा आया है वो भी लगा हुआ है। सर, मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं कि अगर, जैसा कि अजय ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, तो क्या पाकिस्तान कभी उसे भारत के हाथ लगने देगा? भारत के हाथ लगने से पहले वो उसका क्या करेगा आप बेहतर समझ सकते हैं। पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को कभी किसी को हैंडओवर नहीं करेगा, इसमें बहुत क्लियर होना चाहिए जी। और भारत की जो इच्छा शक्ति है इस समय वो -5-6 में चल रही है, जो हमारी आपने सरकार की इच्छा शक्ति से भी बुरा हाल कर दिया भारत की इच्छा शक्ति का। करेंट सेक्टर में जो आपने देखा है जी, करेंट सेक्टर में आपने जो देखा है, जो आर्मी ने ब्लफ किया है पॉलिटिशियंस के प्रेशर के अंडर, आर्मी की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। चलिए, तो ऐसे कारनामों से हमें दाऊद इब्राहिम कभी नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि दाऊद इब्राहिम की अहमियत पाकिस्तान के लिए बहुत है। भरत, हम आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन ये जो किताब है जिसमें कई खुलासे किए गए हैं, हम धीरेन्द्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, ये पूरी किताब आपने पढ़ी है, इस किताब में कई बातें ऐसी लिखी हैं, कई तथ्य ऐसे हैं जिसके बारे में अभी पूरी तरीके से जानकारी कम से कम भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के सामने या भारतीय पक्ष को बहुत ज्यादा नहीं है। मुख्यतः क्या क्या बातें लिखी गई हैं? देखिए, अगर अजय हम इस किताब में सबसे पहले देखें तो वो जो सबसे अहम है, उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि दाऊद इब्राहिम का जो मनी है, जो फाइनेंशियल जो उसका मदद है, वो पाकिस्तान सरकार को दी गई। न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना और उत्तर कोरिया से, जिसमें सबको ये मालूम है कि चाइना और उत्तर कोरिया ने इसमें पूरे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो चाहे वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो, जो जिससे परमाणु हेड्स ये लोग दूसरे स्टेट में मार सकते हैं परमाणु मिसाइल को, उस सब में जो कोरिया, नॉर्थ कोरिया का जो इस्तेमाल है, उस सब में दाऊद इब्राहिम की फाइनेंशियल जो मदद है वो बहुत अहम थी। वो इस सब में लिखा हुआ है, बाकायदा उसके सारे नेटवर्क का लिखा हुआ है। हालांकि ये किताब पूरे पाकिस्तान के बनने से लेके अब तक उनके बाकायदा इसको एक, जिसमें उन्होंने एक टैगलाइन दी, द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस नेशन, बाकायदा ये टैगलाइन दी है उन्होंने। और इस सब में उन्होंने बाकायदा ये भी बताया, अगर आप इसमें और दूसरे सब में देखें, कि किस तरह से सिमी का रिश्ता लश्कर तैयबा से है, जो हम लोग जनरली अभी तक ये मानते थे कि सिमी का या इंडियन मुजाहिदीन का, जो उसने साफ तौर पे कहा कि इसमें किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन का जो फ्रंट, मतलब लश्कर तैयबा का रिश्ता है। हालांकि वो अभी तक सामने नहीं आए, ये फ्रंट है, ये इस राइटर जो साउथ ईस्ट एशिया को बाकायदा इन्होंने काफी लंबे अरसे से कवर किया। धीरेन्द्र, एक बहुत छोटी संक्षेप है, इस किताब को मैं देख रहा था, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, इन जर्नलिस्ट ने बड़ी मजेदार बात कही है कि एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में पाकिस्तान में काम कर रहा हूं, उसको ऐसे ऐसे लोग साफ सुथरा कुर्ता पैजामे वाले और चमकीली AK-47 के साथ उनकी सुरक्षा करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से गाड़ी से एक SUV आती है, किस तरह से गाड़ी से गलियों से उन्हें ले जाया जाता है और उसके बाद बातचीत कराई जाती है।
यानी अगर एक व्यक्ति ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए काम कर रहा है, उसे इतनी ज्यादा सुरक्षा की क्या जरूरत है, वो भी अपने देश में। देखिए, इसमें साफ तौर पर रमेश, ये जो आप जो कह रहे हैं, इस पूरी लाइन उन्होंने कही है कि जिस तरह से उस आदमी को सुरक्षा दी जा रही है, ये नहीं लग रहा कि उसका कन्फाइनमेंट है। ये उस दौर की बात कर रहे हैं जब इनको बाकायदा उस समय बहुत पाकिस्तानी सरकार ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद को कहा गया कि हमने एक तरह से नजरबंद किया ही है। ये उस वक्त के दौर की बात है। उस समय भी वो अपनी मर्जी से हाफिज सईद, बल्कि इसमें एक और सनसनीखेज खुलासा, खुद वो इंटरव्यू में ये कहता है कि लश्कर तैयबा को ISI मदद कर रही है। ये वर्ड वो खुद इस्तेमाल कर रहा है, जो इसका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है, एक तरह से जो जमात दावा का। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। भारत और GD बख्शी साहब हमारे साथ बने हुए, लेकिन आइए अगली रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं और आपको बताते हैं कि इस किताब में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और क्या सनसनीखेज खुलासे हैं। दाऊद इब्राहिम की सक्रियता किस तरीके से रही और 26/11 के मुंबई में हुए आतंकी हमलों में किस तरीके से दाऊद इब्राहिम ने भी अपना एक बड़ा अहम किरदार निभाया था। उसके तमाम अड्डे कहां हैं, कैसे कैसे तमाम चीजों को मुहैया कराता है वो पाकिस्तान सरकार को, ये तमाम खुलासे इस किताब में किए गए हैं। देखिए अगली रिपोर्ट। हिंदुस्तान लगातार चीख चीख कर कहता रहा और खुफिया एजेंसियां सबूत देती रहीं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा और अपने यहां दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी को झुठलाता रहा। लेकिन पाकिस्तान के इस झूठ को एक बार फिर बेनकाब किया है नताले और मरीनो की इस किताब ने। मरीनो और नताले की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि दाऊद कराची के अपने उसी आलीशान महल में पनाह लिए हुए है, जिसके बारे में हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां हमेशा पाकिस्तान को सबूत सौंपती रही हैं। दाऊद की पनाहगाह का पता है कराची के क्लिफ्टन इलाके में अब्दुल्ला शाही गाजी दरगाह के पास मोइन पैलेस। इसके साथ ही दाऊद के 2 और ठिकाने भी बताए जाते हैं, जिसमें पहला कराची के डिफेंस हाउसिंग एरिया के फेस 5 में 6/A ख्वाजा तंजीम और दूसरा पता इस्लामाबाद के मकान नंबर 29 P6/2 मारगाला रोड। अपोक्लिप्स पाकिस्तान में भी ये भी बताया गया है कि दाऊद के क्लिफ्टन रोड पर बने इस बंगले में हर ऐशो आराम मौजूद है। दाऊद का बंगला 6000 स्क्वायर मीटर के इलाके में बना हुआ है। इसके बंगले में स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, गेम्स रूम और एक बड़ा जिम बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ दाऊद और उसके गुर्गों के लिए खास बैठकें भी बनी हुई हैं, जहां से डी कंपनी का पूरा नेटवर्क चलता है। दाऊद के अड्डे को आपने देख लिया, लेकिन इस किताब में दाऊद के काले धंधों का भी जिक्र किया गया है। मरीनो और नताले की पड़ताल के बाद लिखा है कि दाऊद स्मगलिंग जैसे छोटे मोटे धंधों से ऊपर उठ चुका है और अब दाऊद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथियारों की खरीद फरोख्त से लेकर ड्रग्स के धंधे पर काबिज हो चुका है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक हर जगह दाऊद और उसकी डी कंपनी ड्रग्स का नशीला कारोबार करते हैं और यही वजह है कि अब दाऊद अमेरिका की आंखों में भी खटकने लगा है। 9/11 के बाद से ही अमेरिका ने यूरोप और मध्य एशिया में दाऊद के कई धंधों पर नकेल कसना भी शुरू किया है और उसके साथ धंधा करने वालों पर भी अपना शिकंजा कसा है, जिसमें सबसे अहम कदम था विदेशों में दाऊद या उसकी कंपनी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खाते सील करना। यूरोप समेत कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां दाऊद और उसके साथियों के खाते संपत्ति सील कर चुकी हैं और इसी वजह से अब डॉन ने अपने कदम अपने पुराने धंधों की तरफ मोड़ लिए हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत है IPL फिक्सिंग कांड में दाऊद का नाम सामने आना, जिसमें हिंदुस्तानी एजेंसीज को अरसे के बाद डॉन की आवाज सुनाई दी। IPL 6 में हुई फिक्सिंग की जांच कर रही एजेंसियों को इसके पीछे डी कंपनी का हाथ होने के सबूत मिले हैं। हवाला धंधे का किंग अब एक बार फिर फिक्सिंग की राह पकड़ रहा है। मुंबई पर भी दाऊद की काली छाया गहराने लगी है। दाऊद के गुर्गों ने मुंबई के कारोबारियों और फिल्म हस्तियों से वसूली करनी शुरू कर दी है और डी कंपनी की इस करतूत का खुलासा अपोक्लिप्स पाकिस्तान में किया गया है। 9/11 के बाद अमेरिका के दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के साथ रिश्तों में काफी बदलाव आया और इसी की चपेट में आया दाऊद इब्राहिम और उसका आतंकी नेटवर्क। ऐसे में दाऊद इब्राहिम ने अपने संसाधनों के लिए वापस हिंदुस्तान की तरफ अपना रुख मोड़ा है, चाहे वो क्रिकेट मैच फिक्सिंग हो या फिल्मी दुनिया के सितारों से वसूली का काम। इस सब में दाऊद के लोग फिर से लग गए हैं। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। जी, और अब भरत, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम को लेकर लगातार बातें उठ रही हैं,
हर तरह से पता चल रहा है कि 26/11 तक में उसकी सक्रिय भूमिका रही है, लेकिन पाकिस्तान की अदालत या पाकिस्तान की सरकार मानती ही नहीं है कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, अल-कायदा ये तमाम ऐसी संगठन या लोग हैं जो कि कुछ भी अनैतिक या गलत काम पाकिस्तान की सरजमीन पर करते हैं। ऐसे में भारत का औचित्य क्या बनता है कि वो इन